मुझे बता दो। ये भारत देश का संविधान, यही पार्टी के लोग कहते हैं इस संविधान को हम नहीं मानते हैं। कौन सा संविधान? जो आजादी के समय ये संविधान लागू हुआ, और वो संविधान है क्या? देखिए, आपने सुना होगा धर्म का नाम। धर्म का नाम अक्सर लोग कहते हैं मैं धार्मिक हूं, एक कहेगा कि मैं हिंदू धर्म से हूं, दूसरा कहेगा मैं मुस्लिम धर्म से हूं, एक कहेगा मैं सिख धर्म से हूं, अगला कहेगा ईसाई, तो अगला सबसे बुद्धिमान होगा कहेगा मैं बौद्ध धर्म से हूं। ले लड़ाई पे लड़ाई चल रही नहीं चल रही है। वो कहता मेरा धर्म बड़ा है, वो कहता मेरा धर्म बड़ा है, वो कहता मेरा धर्म बड़ा है। कभी हमने ये प्रयास किया कि हमारा धर्म क्या है? बताओ, एक थानेदार का धर्म क्या होता है? बताओ, एक थानेदार का धर्म क्या होता है? जब आप FIR, दादी जी चली जाए अगर FIR लिखवाने, तो इनसे प्यार से बात करके सबसे पहले कुर्सी पे बिठाना ही उसका सबसे प्राथमिक धर्म है कि नहीं है? इनकी समस्या को सुने, ईमानदारी से FIR लिखे, दादी जी के साथ गांव में आए, जो परेशान कर रहा हो, पीट रहा हो, मार रहा हो, जमीन जायदाद छीन रहा हो, दादी जी के साथ लगकर उनको न्याय दिलाए या उनकी सुरक्षा करे, ये थानेदार का एक धर्म होता है। ये तो धर्म है। बोलिए साहब, अब मैं नेता, आपने मुझे बना दिया, तो नेता का क्या धर्म होगा? मैं बोलूं मेरा धर्म हिंदू है, चलेगा? हिंदू कहने से किसी का पेट भरेगा क्या? बोलो। मैं कहूं नहीं मैं ईसाई हूं, मैं सिख हूं, मैं बौद्ध हूं, तो आपका पेट भरेगा क्या? मैं नेता हूं। अगर मैं नेता हूं, आपने मुझे नेता बना दिया, तो सबसे पहला धर्म ये बनता है कि जब कोई मेरे पास फोन करे तो मैं प्यार से उसकी बात को सुनूं, चाहे वो देहाती भाषा में बोल रहा हो और चाहे वो पढ़ा लिखा इंसान हो, शॉर्टकट में बोल रहा हो। ये तो जिम्मेदारी है। और हर संभव प्रयास करो कि उसकी समस्या का समाधान कम से कम समय में हो। यही है ना? आपने मेरे पास फोन किया, RP मौर्य जी, थाने वाला सुन नहीं रहा, भैया थोड़ा बात कर लो 2 मिनट के लिए, गांव की एक समस्या है। हमने कहा दादा फोन रखो, आप लखनऊ चले आओ, आप दिल्ली चले आओ। अब पता लगा एक फोन करने के लिए आप यहाँ से लखनऊ और दिल्ली के चक्कर लगाओ, एक फोन करने के लिए। और बिना आपके आए मैं फोन नहीं करूंगा, तो मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ? मुझे बताओ। हमको धर्म सिखाते हैं लोग, कहते हैं आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, और वो सिखाने वाले अपना धर्म भूल गए हैं कि उनका धर्म क्या है। योगी आदित्यनाथ जी भारत के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बताओ उनका धर्म क्या है? बताओ उनका धर्म क्या है? बोलो साहब। उनका धर्म ये है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी जनता है उनकी तन मन धन से सेवा करें। और अगर गांव के लोग ये कहें कि नहीं मुझे अभी तत्काल योगी आदित्यनाथ जी से बात करनी है, तो तत्काल बात होनी चाहिए। उनकी नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। यही धर्म है ना उनका, यही धर्म है। मान लो अगर बात नहीं होती है तो समस्या का समाधान होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अब आपके यहाँ पोर्टल चलता है, पोर्टल का नाम है जन सुनवाई पोर्टल। सुना है आपने? कभी कभी लोगों ने कंप्लेन किया होता, ऑनलाइन जो कंप्लेन होती है, जन सुनवाई पोर्टल। अब अगर थानेदार ने आपसे कहा कि दादाजी आपका FIR तो मैं लिख लूंगा, लेकिन 5,000 रुपए चाहिए, ठीक है ना? तो 5,000 रुपए वो मांग रहा है थानेदार। अब सपोज करो मैं थानेदार हूं थोड़ी देर के लिए, तो मैं क्या वीडियो बनवाऊंगा 5,000 मांगने के लिए? मैं धीरे से जाऊंगा, कमरे में जाऊंगा, कहूंगा 5,000 रुपए निकाल दे भाई, मैं तेरा FIR लिख लूंगा। नहीं तो थानेदार बना रहेगा सीनियर, और दूसरे पुलिस वाले को भेजेगा, जा उसको पूछ ले, तो 5,000 देने के काबिल है तो ले आए, उसका FIR करवा लूंगा। तो पुलिस वाला थाने से बाहर निकल करके जाएगा, धीरे से कहेगा 5,000 रुपये तो करवा देता हूँ। कहेगा नहीं कहेगा? बोलिए साहब। तो ये पुलिस वाले इस प्रकार से काम कर रहे हैं। और क्या, अगर इनके खिलाफ आप कंप्लेन कर देते हो माननीय श्री योगी आदित्यनाथ से, कर दीजिए कंप्लेन, तो वहां पोर्टल से लिख करके आएगा
लगता है आपका एप्लीकेशन उसी थाने में आएगा, उसी थाने में आएगा, और थाने वाले लिखेगा नहीं यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ राम राज चल रहा है, यहाँ अच्छे दिन हैं, यहाँ सब बढ़िया चल रहा है। और पुलिस वाले के खिलाफ आप लड़ोगे कि जो आपको परेशान कर रहा है उससे लड़ोगे। और फिर उसके बाद सुनिए, लखनऊ से 5 बार 10 बार उसी समस्या के लिए फोन आएगा आपके पास। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, तो डेली यही काम है हमारा। 5 बार फोन आएगा, भैया समस्या हल हो गई आपकी, भैया समस्या हल हो गई आपकी। अरे 5वीं बार तो आप बोली दोगे दादा फोन मत करो मुझे, मेरी समस्या हल हो गई। बात समझ में आ रही ना? तो ये लोग धर्म का पालन कर रहे हैं और हमको कहते हैं कि धर्म की परिभाषा ये होती है। बताइए, मैं अपने माता पिता का बेटा हूँ, तो माता पिता के प्रति मेरा धर्म क्या है? बोलिए साहब, माता पिता की सेवा ही मेरा धर्म है कि नहीं है? एक अध्यापक का जब वो बच्चे को पढ़ाता है, एक अध्यापक का बच्चे के प्रति धर्म क्या है? कि वो ईमानदारी से पढ़ाए, यही ना? लेकिन आजकल कुछ टीचर ऐसे हो गए गैर जिम्मेदार, जो कहते फीस तो लेते हैं, पढ़े ना पढ़े वो हमारे टेंशन नहीं है। हाँ, ऐसा भी हो गया है। होगा चाहे वो माफिया होगा, चाहे गुंडा होगा, चाहे मवाली होगा, आप कहोगे वो नेता और दिन भर उसी की चर्चा करोगे, यही करोगे ना? लोकतंत्र का राजा गैर जिम्मेदार हो गया है, गैर जिम्मेदार हो गया है, उसको राजनीति में इंटरेस्ट ही नहीं है, नहीं है ना? हमारी माताएं बहनें हैं, इनको जब राजनीति की बात आती कहते अरे चलो हटो, तुम घर की जिम्मेदारी देखो, खाना बनाओ खिलाओ, खाली पति की सेवा करो, राजनीति जो होगी हम देख लेंगे। हैं? आप तो घर को ले लीजिए, जिस घर की महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं उस घर का विकास देख लीजिए, और जिस घर में पुरुष खाली पढ़े लिखे होते हैं उस घर का विकास देख लीजिए। जो हमारी आने वाली पीढ़ी होती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये ज्यादातर मम्मी की गोद में पलते हैं कि पिताजी की गोद में? मम्मी की गोद में पलते हैं, ये बात स्पष्ट है। अगर मम्मी पढ़ी लिखी होगी, अंग्रेजी में बात करेगी, विज्ञान जानेगी, समाज शास्त्र जानेगी, तो अपने बच्चे को अंग्रेजी जैसा माहौल बनाएगी, तो बच्चा अंग्रेजी सीखेगा। और जब बच्चा अंग्रेजी सीखेगा तो पढ़ लिख करके इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, और जब इंजीनियर डॉक्टर बनेगा तो बहू कैसी आएगी? वो भी पढ़ी लिखी आएगी। और बेटा अगर पढ़ा लिखा नहीं तो बहू कैसी आएगी? अनपढ़। मतलब एक लूला तो दूसरा महालूला, और एक शेर तो दूसरा महाशेर। पढ़ा लिखा अगर बेटा है तो उसको पत्नी पढ़ी लिखी गिफ्ट में मिल रही है ना? अगर बेटा अनपढ़ है तो पढ़ी अनपढ़ बहू भी उसको गिफ्ट में मिलेगी। कहते जिसको कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा, यही तो है, यही है ना? तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो हमारी माताएं बहनें हैं, इनको हम लोग सामने कभी नहीं लाते हैं। रेशियो आप देख लो, यहाँ पे 100 लोग बैठे होंगे तो 3, 5, 6 दादी लोग हैं, और दादी लोग वो हैं कि जो बहुओं से ऊपर हैं। बहुओं को कभी सामने नहीं लाओगे कि जो कर सकते हैं, जो लड़ सकते हैं। अभी हम लोग वहां पे आ रहे हैं, कौन सी जगह? जगतपुर से आ रहे हैं। वहां पे एक महिला मिली, बड़ी शिक्षित थी, एमए किए हुई थी, और मुझे पहली बात में लग गया कि हाँ क्रांतिकारी हैं। तो दादी जी ने पढ़ाई अगर 8वीं तक कर रखी है तो मुझे पता है कि उनकी बहू BA MA करके घर में चूल्हा जला रही होगी, और मोदी जी का फ्री में ऑफर किया गया सिलेंडर भराने के लिए दिन रात आपको परेशान कर रही होगी। ऐसा है कि नहीं है? कि एडवांस में सिलेंडर भरवा देना, मैं चूल्हा चौका लकड़ी नहीं जलाऊंगी। और आप कहोगे चलो भाई बहू है कोई दिक्कत नहीं, उसका हाथ काला हो जाएगा, पैर काला हो जाएगा, इसलिए सिलेंडर भरवा देते हैं। चाहे मोदी जी 1000 का दे दें और चाहे 10,000 का दे दें, भरवाना तो भरवाना है। बहू की सुरक्षा के लिए इतना भी नहीं कर पाया तो कौन सा ससुर जी और कौन सा पति जी? भाई निष्ठा तो है ना परिवार के प्रति, है? अब थोड़ा से आगे आ जाइए। मैं ये कह रहा था
कि जब हम लोग लोकतंत्र के राजा हैं, शेयर कहाँ होता है, करना होता तो राजा ही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाएंगे ना। लाइव चल रहा है पेंच कि चोर डकैत बदमाश बनाएंगे? आप मुझे बताइए। अगर हम लोग जरा सा अपना निर्णय ले लें कि हमको ऐसे नहीं ऐसे चलना होता है, नहीं तो नेता भी ऐसे ही चलेगा, शेयर करना लाइव में, नेता ऐसे ही चलेगा। देखिए, अगर यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए मुस्लिम हैं, तो मुझे मजबूरी में मुस्लिम की भाषा बोलनी पड़ेगी। अल्लाह अकबर, इल्लल्लाह, पता नहीं क्या क्या, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। और यहाँ पे सारे लोग हिंदू बैठे हैं, तो मुझे हिंदू की भाषा बोलनी पड़ेगी ना। मजबूरी है, नहीं तो आप वोट ही नहीं देंगे, आप नाराज हो जाएंगे, यही ना। अगर सारे लोग यहाँ पे भ्रष्टाचारी बैठे हैं, तो यहाँ पर भी भ्रष्टाचारी ही आएगा। नहीं दिया तो भी भ्रष्टा कहेगा मैं सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी हूँ। आपसे पूछो भैया आपने कितना खाते हैं डेली? कहें हम जो है डेली 500 रुपए का उल्लू बनाते हैं, तो मैं कहूंगा मैं 5000 का उल्लू बनाऊंगा, तो आप कहेंगे मेरा सरदार आ गया, यही ना। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसा समाज होता है वैसा ही नेता बनता है, वैसा ही नेता बनता है। और ये हमारे समाज और गैर जिम्मेदारियों का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसको जो है किसी आश्रम में होना चाहिए, और हमारे देश के नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी, ऐसे लोग देश का संचालन कर रहे हैं जिनको धर्म की परिभाषा तक नहीं पता है। आप अन्यथा मत लीजिएगा, सच्ची बात कड़वी होती है। और वो बड़े ऊंचे पद पे, मैं तो छोटा सा प्राणी हूँ, लेकिन उनके चलते अगर मेरा शोषण हो रहा है तो मैं ऐसे ऊंचे पद को लात मारता हूँ। क्यों लात मारता हूँ? क्योंकि वो अपने धर्म से भटक गए हैं। अब बताता हूँ नरेंद्र मोदी का धर्म क्या है। ये देखो, एक छोटा सा बच्चा है ना, यहाँ बैठा हुआ है कुर्सी पर, और ये छोटा सा बच्चा भारत माता की संतान है। बोलो, हम लोग कहते हैं भारत माता की, अभी साहब बोलेंगे, हर तक दिल तक अंतर आत्मा तक आवाज आती है, भारत माता की। ले, हमें ये नहीं कहा जय बोलो, लेकिन सबके मुंह से निकल गई बात। तो बात ये है कि वो भारत माता है कहाँ? भारत माता है कहाँ? अगर कोई ढूंढ के लाओ तो हम थोड़ा उनसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत परेशान हैं और करा रही हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं। तो अगर यह देश हमारी भारत माता है, तो ये जो बच्चे हैं, आप हैं, हम हैं, उसी भारत माता के तो संतान हैं, बता दीजिए। और हमारी भारत माता के संतान के साथ पुलिस वाला गद्दारी करता है, पैसे लेता है, घूसखोरी करता है, गलत तरीके से परेशान करता है ना। तो जब भारत माता के संतान के साथ गद्दारी करता है, तो भारत माता के बेटे के साथ गद्दारी करता है, तो भारत माता के साथ भी तो गद्दारी हुई। और भारत माता के साथ तो गद्दारी करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं भैया? उसको कहते हैं देशद्रोही, देशद्रोही। तो ऐसे नेता इस देश में हैं जो हमारे भारत माता के संतान के साथ लगातार गद्दारी कर रहे हैं और देश को पतन के रास्ते पर जा रहे हैं। और वो आपके बीच में नेता के रूप में आते हैं और कहते हैं मैं आपका हितैषी, लेकिन काम उनका देशद्रोही का है कि नहीं है? मानते हैं ये बात को? और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, 75 साल हो गया, अगर हर साल एक एक समस्या का समाधान हुआ होता तो 75 समस्या का समाधान हो जाता नहीं हो जाता? लेकिन आए दिन लगातार मैं देख रहा हूँ समस्याएं बढ़ती जा रही है। घट रही हो तो मुझे बताओ, देश की समस्याएं बढ़ रही हैं कि घट रही हैं? बढ़ रही ना। आप ही लोग बताइए। राजा, मैं तो प्रजा हूँ साहब, मैं तो सेवक बनना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि हमारे राजा परेशान हैं और राजा की सेवा करना हमारा धर्म है। तो आप जो निर्णय लीजिएगा उसी में हम भी एग्री हैं। अगर आप खुश हैं तो हमें परेशान होने की जरूरत ही क्या है? क्यों साहब? अगर आप लोगों को अधिकार मिल रहा है, पुलिस वालों को रुपया दे करके
आप खुश हैं, फर्जी FIR करवा करके कोई आपको जेल भेजना चाहे तो जेल की रोटी खाने में अगर खुश हैं तो हम भी खुश हैं, क्या करेंगे। जब राजा ही नहीं मुझे इजाजत देगा कि भैया तुम मेरी सेवा करो, तो जबरदस्ती किसी की सेवा हो सकती है। और मेरे पास तो इतना रुपया भी नहीं है, पैसा भी नहीं है कि मैं खर्च करके पूरे भारत देश को एक ही झटके में संभाल लूं। तो वो भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको ये पता नहीं है कि मैं इस भारत माता का सबसे बड़ा सेवक हूं और भारत माता की जो संतानें हैं उन संतानों का मैं पिता हूं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के पिता है कि नहीं है, बोले है ना। तो पिता की क्या जिम्मेदारी होती है मुझे बताना पड़ेगा, माता पिता की क्या जिम्मेदारी होती है मुझे बताना पड़ेगा। कभी कोई पिता ऐसा होता है कि दिन में 20 कपड़े बदले और हमारे संतान उसको जो है दिन भर फटे और नंगे पैर घूम रही हो, कोई ऐसा बाप है? बोलो। मैं कहता हूँ जो बाप होता है, असली पिता होता है, वो फटी बनियान पहन के घूमता है और अपने बेटे को IAS PCS अप टू डेट और कोट और पजामे पैंट में देखना चाहता है। यही है ना असली बाप, यही है ना। तो असली बाप कहाँ है इस देश का, बताइए मुझे। सीधा सीधा समझिए, मैं किसी की आलोचना नहीं चाहता हूँ, राजनीति को समझिए। दादी जी को माता जी को ये पता होगा, ये लोग गाना गाती होंगी पहले, अभी भी गाती होंगी, सोने की थाली में जो परोसो, ऐसा गाती नहीं गाती हैं? मुझे तो ज्यादा याद नहीं, बचपन में सुना था मैंने। तो सोने की थाली में जौना परोसो, या हमारे दादाजी जो बड़े लोग यहाँ पर हैं, युवा साथी लोग भी हैं, ये लोग जानते हैं एक जमाना ऐसा था कि जब हमारा देश सोने की चिड़िया थी, ठीक नहीं थी। आज भी लोग कहते हैं इतिहास गवाह है, और हमारा देश सोने की चिड़िया नहीं, हमारा देश विश्व गुरु था। विश्व गुरु, विश्व गुरु जानते हैं? पूरे विश्व के लोग भारत से ज्ञान लेते थे, भारत से पढ़ने आते थे, तक्षशिला जैसे विद्यालय में आते थे, पढ़ करके जाते थे, तो वहां कहते थे मैं इंडिया से पढ़ करके आया हूँ। और आज इंडिया के लोग विदेश में पढ़ने जाते हैं, जाते नहीं होंगे। अगर हमारा बेटा प्राइमरी पाठशाला में पढ़ रहा होता है तो हम तो कहते अरे यहीं पढ़ा रहे हो, काहे लायक है स्कूल, और काहे लायक आपका बेटा बनेगा, बताओ मुझे। नहीं, गांव में पढ़ाओगे कुछ कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। अगर अपने बेटे को विदेश भेज दोगे तो किसी गांव के स्कूल में पढ़ेगा तो लोग कहेंगे अमेरिका में पढ़ रहा है, लंदन में पढ़ रहा है, कहेंगे नहीं कहेंगे। और जब वहां से लौट के आएगा तो इज्जत सम्मान भी देते हैं। मतलब जो हमारा स्वाभिमान था देश का वो बिक गया, बचा कुछ नहीं है। हमारा देश उस समय सोने की चिड़िया हुआ करता था। सोने की चिड़िया का मतलब चिड़िया नहीं था, सोने की चिड़िया का मतलब पूरे विश्व में जितना सोना होता था उस सोने का आधा सोना भारत में होता था। और भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के सबसे जो बड़े शासक रहे हैं सम्राट अशोक महान का नाम आपने सुना होगा, सुना है नहीं सुना है? सम्राट अशोक महान ये कहते थे कि ये जो प्रजा है ये मेरी संतान है, अगर उनको एक कांटा भी चुभता है तो मुझे दर्द होता है। और जनता की समस्या सुनने और उनके समाधान के लिए 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले रहते हैं, कभी भी आओ और समस्या 2 मिनट में समाधान होगा। ऐसे थे। तो पहले तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा लाठी डंडे से काम करेंगे और मार के पीट के ठोक के बजा के लोगों को लाइन पे ले आएंगे। तो जब पहली बार राजा बने तो जानते हो क्या हुआ था? उनके यहाँ पे उनका एक बड़ा भाई था सुशील। तो सुशील जो होता है वो अधर्मी होता है। अधर्मी का मतलब जो बुरे काम करे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं। ये जो पुलिस वाला पैसा लेता है वो महाधर्मी है। जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया और जिम्मेदारियां नहीं निभा रहा वो महाधर्मी है। तो वैसे सुशील था, वो क्या करता था, जनता का खून पीने का इरादा था, जनता को मारने पीटने का इरादा होता था, मतलब हर तरीके से जनता को प्रताड़ित करना और बेवकूफ बनाना उसका इरादा होता था। और सम्राट अशोक जो थे उनका चरित्र बड़ा ही महान था।
वो कहते थे कि नहीं, हर व्यक्ति जो है वो हमारे अगर राज्य से जुड़ा हुआ है तो हमारा सबसे पहला धर्म उसकी सेवा करना। और जब जाते थे तो समझा बुझा के निपटा के आ जाते थे। इसी बात की लड़ाई थी। सुशील ने कहा कि मैं सम्राट अशोक को जो है, अशोक को कभी भी राजा नहीं बनने दूंगा। और अशोक दूसरे नंबर के बेटे थे। दूसरे नंबर का मतलब छोटे बेटे थे, और सुशील सबसे बड़ा था। अधिकार के तौर पे सुशील का अधिकार बनता था गद्दी पर कि सबसे पहले उसे राजा बनाया जाए। देखो ये सीएम हेल्पलाइन का फोन भी आ रहा है। सीएम हेल्पलाइन का फोन आ रहा है और इसमें रेड कलर से आता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि रेड कलर का जो फोन आता है वो अक्सर फराड होता है। और देखो मिस कॉल किया मैंने, कुछ किया नहीं, कट गया। देखो ये कट गया। अभी आपके सामने फोन करूंगा, यही कहेगा समस्या समाधान हो गया। हमने कहा साहब नहीं हुआ, तो कहेगा अच्छा ठीक है करवाता हूँ, मतलब करवाता हूँ नहीं बोलेगा, ठीक है नोट कर लिया गया, आगे देखते हैं। फिर तीसरे दिन फोन आएगा। इसलिए मेरे पास आ रहा है कि कई लोगों की समस्याओं को मैं अपलोड करता रहता हूँ ना, इसलिए आगे। तो सम्राट अशोक जो थे वो जनता को खुशहाल देखना चाहते थे, और उनका भाई जो था वो शोषण करना चाहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो देखा कि हमारे रास्ते का कांटा सम्राट अशोक महान है, तो उन्होंने कहा कि इसकी जड़ कहाँ है। तो सम्राट अशोक के जो गुरु थे वो कौन थे उनके, अब जिसको आजकल की भाषा में चाणक्य कहते हैं, मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा चाणक्य कौन थे क्या थे उधर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। चाणक्य उनके गुरु थे, और उन्हीं के गुरु के ज्ञान से वो लगातार समाज में लगे रहते थे, अच्छे उत्तराधिकारी का जिम्मेदारी निभाते थे। तो उन्होंने कहा कि गुरु को अगर मार दें तो सम्राट अशोक की समस्या हल हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। जब गुरु ही नहीं रहेगा तो शिष्य क्या करेगा, मैं राजा बन जाऊंगा। और जब उसका बड़ा भाई उनके गुरु को बोटी काट डाला, एक बार वो गए थे कहीं लड़ाई करने, तो उनके गुरु को बोटी काट डाला। तो जब सम्राट अशोक वहां से लौट करके आए तो वो तो पागल हो गए। आपने सुना होगा ना, क्या कहते हैं, गुरु गोविंदो खड़े काके लाखों पाओ, और बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। गुरु बड़े या भगवान, जब इस पर आप आओगे तो भगवान ने कहा कि बेटा मैं बड़ा नहीं हूं, बड़े गुरु हैं। हमने तो तुम्हें बना दिया, पैदा कर दिया। अब सीखना सिखाना वो गुरु के ऊपर है। और सबसे पहले गुरु किसी भी बच्चे की उसकी माँ और उसके पिता होते नहीं होते हैं, तो गुरु बड़ा होता है। अब आप देख लीजिए, अगर गुरु का रोल ना हो, एक बच्चे को आप घर में रखो और दूसरे बच्चे को गांव में जंगल में भेड़ बकरियों के पास छोड़ आओ, तो वो बच्चा कुछ दिन में म्याऊ म्याऊ की आवाज करेगा नहीं? जैसे वो बकरी बोलती है, कैसे बोलती है मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन वो बकरी की भाषा बोलेगा नहीं बोलेगा। तो गुरु का प्रभाव है। और जो बेटा या बेटी या बच्चा बकरी की भाषा बोलेगा, उसका भविष्य क्या होगा मुझे बताओ। आज मैं आपके लिए सोच रहा हूँ, समाज के लिए सोच रहा हूँ, तो किसी गुरु ने मुझे परवरिश दी होगी ना, किसी गुरु ने मुझे सिखाया होगा ना बेटा धर्म क्या होता है, किसी गुरु ने बताया होगा बेटा जिम्मेदारी क्या होती है। और जब तुम काबिल हो तो घर में मत बैठना, बाहर निकल करके अभियान छेड़ देना। किसी गुरु ने मुझे सिखाया होगा ना, तभी हम आपके भले के लिए, समाज के भले के लिए निकल पड़े। तो गुरु का जो रोल होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, भगवान से कई गुना महान होता है, ध्यान रखिएगा। और गुरु ऐसा है कि जो चीज आप 10 साल में भी नहीं पाओगे वो गुरु 2 मिनट के अंदर दे देगा। यहाँ पे बहुत सारे टीचर लोग बैठे होंगे, एक कहावत भी है कि टीचर कैन चेंज द नेशन। अगर अध्यापक चाहे तो देश और समाज को बदल सकता है, लेकिन हमारे यहाँ अध्यापकों की कोई इज्जत है क्या? बताइए, भगवान कैसे ले जाइए, आप बता दीजिए कि मैं भगवान से बड़ा हूँ, मैं अध्यापक हूँ, दरोगा के पास चले जाइए, अभी आपको गाली दे करके कहेगा भाग उधर बैठ गया, बदमाशी बाद में करना है, 2 लप्पड़ मारूंगा खींच के, बोलेगा नहीं बोलेगा? ये भगवान की इज्जत हो रही है हमारे यहाँ। तो मेरा ये कहने का मतलब, भगवान से पहले हमें गुरु की बात करनी होगी।
करनी होगी नहीं करनी होगी? तो जो ये बच्चे हैं, या कह लो इस देश की जो परवरिश की बात होती है, तो ये बच्चे लावारिस घूम रहे हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। बताओ, जब से बीजेपी सरकार आई हो, स्कूल कॉलेज के लिए पढ़ाई के लिए कोई पॉलिसी लाई हो तो मुझे बता दो। मैं तो कुछ नहीं हूँ, ये पार्टी अभी शुरुआत है, लेकिन इतना बड़ा मिशन बना के बैठा हूँ पार्टी को, अपने बच्चों को, मतलब पार्टी के बिहार पे बच्चों को पढ़ाने का। मैं बहुत सारे एजेंडे ऐसे, छोटा सा मैं टॉपिक डिस्कस कर देता हूँ। ये पार्टी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी है, ये पूरे देश को अपना परिवार मानती है, अपना परिवार एकदम। ना मुझे हिंदू, अब मुझे मत पूछ लिया भैया हिंदू मुस्लिम, ये विकल्प तो मत देना मेरे पास। मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य ही मेरा धर्म है, बोल रहे हैं। तो इसके आधार पे हम पूरे भारत के बच्चे को अपना बच्चा, पूरे भारत की माँ को अपनी माँ, पूरे भारत की बहन को अपनी बहन, और पूरे भारत में जितने पिता लोग हैं, बुजुर्ग, उनको अपना पिता मानते हैं। ये कहते नहीं है, कह नहीं रहे हैं। आरपी मौर्य मेरा नाम है, लगभग 15 साल से मैं समाज सेवा में हूँ, और 15 साल पहले का भी वीडियो उठा के देखना, ऑडियो उठा के देखना। जो 15 साल पहले बोलता हूँ वही आज भी बोल रहा हूँ, वही मरते वक्त भी बोलूंगा, क्योंकि मैं धर्म के मार्ग पर हूँ, मैं संप्रदाय के मार्ग पर नहीं हूँ, मैं लूट भ्रष्टाचारिता के मार्ग पर नहीं हूँ। आप लोग साथ दे रहे नहीं दे रहे आपका निर्णय है, लेकिन आप कभी जिंदगी में ये नहीं कह पाएंगे आरपी मौर्य आपने मुझे धोखा दिया। कभी जिंदगी में बता रहा हूँ, आप नहीं कह पाएंगे आपने मुझे धोखा दिया, क्योंकि धर्म का वो वास्तविक स्वरूप मैं समझता हूँ। हमारे गुरु ने यह सिखाया है कि बेटा धर्म ये सब नहीं है, ये सब संप्रदाय लगे हुए हैं, लोग अपना अपना पेट भर रहे हैं, जिस तरीके से लूट पा रहे हैं वो लूट रहे हैं। और इसमें कि जब तू लूट रहा है तो मैं भी लूटूंगा, जब वो लूटेगा तो तीसरा भी लूटेगा। ऐसा होता नहीं होता चोरों के बीच में, तो चोर चोर वहां चोर वाला कंसेप्ट चल रहा है। तो भारत देश को हम एक अपना परिवार मानते हैं। अब एक छोटे से बच्चे की बात मैं करता हूँ। आपका बेटा हमारा बेटा है कि नहीं है? जब आपने मुझे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या पार्टी की सरकार बना दी, तो हर बच्चा मेरा बच्चा है ना? दादी माँ को क्या चाहिए? पेंशन चाहिए। दादी माँ को क्या चाहिए? खाना चाहिए समय से, है? उनकी तो सेवा इस तरीके से चले, उनको तो पढ़ा सकते नहीं हम। लेकिन अगर बच्चों को मैं पढ़ा ले जाऊं, तो मैं बता रहा हूं आने वाले 10 साल के अंदर हर बच्चा आरपी मौर्य की भाषा बोलेगा। बोलेगा नहीं बोलेगा? हर बच्चा धर्म की बात बोलेगा। बोलेगा नहीं बोलेगा? संप्रदाय की बात कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, क्योंकि उसको पूरा का पूरा ज्ञान होगा कि धर्म और संप्रदाय में अंतर क्या है। होगा? हमने कहा कि मैं आपके बेटे, अर्थात अपने बेटे है, तो आपका बेटा रजिस्टर में, अपना बेटा तो जिम्मेदारी के आधार पे है। इन बच्चों को 5वीं क्लास के बाद जब 6ठी क्लास में जाता है, तो हम ले लेते अपने पास, आ जाओ बेटा हम आपको पढ़ाएंगे। मम्मी पापा का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि मम्मी पापा दिन भर कमाने खाने में बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं है, और टाइम नहीं है तो पढ़ाएंगे नहीं। दूसरी बात, हर मम्मी पापा उस लेवल पे पढ़े लिखे नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं वो नौकरी में बिजी हैं, यही है ना? तो हमने आपके बच्चे को गोद ले लिया, और गोद लेने के बाद 6वीं क्लास से लेकर के उस बच्चे को पूरा पढ़ाने की जिम्मेदारी, छोटे खर्चे से लेकर बड़ी खर्चे तक की जिम्मेदारी उठाएगी ये बीआरपी सरकार, ठीक है ना? अब एक बच्चा बोलता है कि सर मुझे अमिताभ बच्चन से बड़ा हीरो बनना है, तो उसको मुंबई भेजेंगे ना? मुंबई भेजेंगे ना? उसको एक्टिंग सिखाएंगे ना? बोलो, अमिताभ बच्चन से कंपटीशन कराएंगे ना? लेकिन अगर आपका बच्चा अभी बोल दे तो आप मुंबई भेज पाओगे? जब आप मुंबई देखे ही नहीं हो तो कैसे भेजोगे? आपका अमिताभ बच्चन से संपर्क ही नहीं है तो कैसे आप उनके कंपटीशन में बिठाओगे? बोलो, आपका बच्चा सपना लिए गांव में नेता अभिनेता बनने के सपने देखता उसी खेत खलिहान में रह जाता, मतलब प्रतिभा मुरझाई, किसी को फिक्र नहीं है। आपके बेटे ने बोला पापा मुझे आईएएस अधिकारी बनना है, तो आईएएस अधिकारी के लेवल का माहौल और पढ़ाई तो चाहिए, या गांव में पढ़ाई का माहौल मिलेगा? बोलो, जब पापा जी 8वीं नहीं पढ़े तो बेटे को आईएएस कैसे बनाएंगे? मेरे पिताजी की मैं बात बताऊं,
मेरे पिताजी ने कहा बेटा पैसा तो मैं खर्च करूंगा, जो तुम्हें पढ़ना है वो पढ़ लो, जाओ, खुली छूट है। मैं क्या पढ़ूं, क्या पढ़ूं मुझे बताओ। है? एक ने बोला इंजीनियरिंग कर लो बड़ा अच्छा है, एक ने बोला डीएम बन जाओ बड़ा अच्छा है, एक ने बोला टीचर बन जाओ अच्छा है। क्या क्या बन जाऊं? इधर जाता हूं तो 5 साल तैयारी करता हूं डीएम के लिए, फिर सोचता नहीं अच्छा नहीं है, टीचर बनता हूं, इधर आता हूं, हमारी जिंदगी तो ऐसे टाल मटोल। गुरु मिला नहीं उस तरीके का कि बेटा ऐसी पढ़ाई, क्योंकि मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि समाज में ऐसा है कि प्रॉपर गाइडेंस बच्चों को नहीं मिल रही है। तो अगर कोई बेटा बोले कि सर मुझे आईएएस अधिकारी बनना है, तो हम उसको पढ़ाई आईएएस अधिकारी की करवाएंगे, और जब पढ़ाई आईएएस अधिकारी को करा रहे हैं तो इंटरव्यू भी तो हम ही दिलाएंगे, नौकरी भी तो हम ही दिलाएंगे। तो जब नौकरी हम ही दिलाएंगे तो उसके साथ भेदभाव करेंगे? मैं अपने बेटे के साथ भेदभाव कर सकता हूँ? बोलो, नहीं कर सकता हूँ। जो भी आशा, चलो थोड़ी देर के लिए कुछ लोग कहेंगे भैया किस किस को नौकरी दिलाओगे? हम तो कह दिए भाई सबको थोड़ी दिला पाएंगे। अब एक ने कहा साहब मैं बढ़िया खेती करूंगा, तो उसको खेती का तरीका सिखाऊंगा, सिखाऊंगा नहीं सिखाऊंगा? अच्छी क्वालिटी की सब्जी कैसे उगती है, कैसे बनाई जाती है, कैसे बेची जाती है, ये सब सिखाऊंगा ना। और सिखाने के बाद उसको आपके खेत में लगा दूंगा, तो अमेरिका वाली स्टाइल में खेती करेगा ना? है? कैसे जैसे खुरपी उठाया और खेत के अंदर चला गया। है? बोलो, बिना मौसम की फसल बोएगा तो फसल होगी ढंग से? आप बाहर चले जाइए अमेरिका वगैरह में, या ज्यादा दूर नहीं, यही हरियाणा साइड में जाइए, आपकी खेती में उनकी खेती में जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर सरकार चाहे तो सभी समस्या का समाधान कर ले। अच्छा मैं कागज थोड़ी हूं, हमने आपके बेटे को पढ़ाया लिखाया, खर्चा खूब आया, खर्चा आने के बाद जब उसको नौकरी मिल गई, आईएएस अधिकारी बन गया, अमिताभ बच्चन बन गया, तो हम कह रहे भैया महीने में 2-2 हजार रुपए वापस कर दो जितना खर्च किया हूं। बोलो साहब, तो आम के आम गुठलियों के दाम, अगर हम 2000 रुपए मांगेंगे तो 5000 रुपए देगा, देगा नहीं देगा? लेकिन इरादा अगर नेक है तो हमारा समाज बनेगा। आज मैं आपके बीच में बोल पा रहा हूं, इसका मेन कारण है पढ़ने लिखने का। अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता तो ये सब चीजें समझ में नहीं आती और शादी विवाह कर लेते। हम दो हमारे 10 में लगे रहते, हम दो हमारे 10 में लगे रहते, और उसके बाद अपने भाई से लड़ते कि 1 भी इंच की जमीन हम आपको देंगे नहीं, 1 भी इंच अपने हिस्से की जमीन हम नहीं देंगे। और भाई अगर थोड़ा ज्यादा बना लेता या हमारी पत्नी लड़ लेती तो दोनों भाई आपस में खूब लड़ते, और एक घर में 4 घर, 4 घर से फिर 44 घर, 44 घर से 520 घर। यही तो हो रहा है ना आजकल, बंटवारा हो रहा नहीं हो रहा है? मतलब हम लोग 1 रुपए को 10 रुपए में तब्दील नहीं कर रहे हैं, न सोच रखते हैं। हम 1 रुपए को 4 भागों में बांटने के लिए दिन भर लड़ते रहते हैं। सच्चाई यही है ना? सोचो, गांव-गांव घर-घर की समस्या तो यही है ना। उत्तर प्रदेश के मैं कालगढ़ से वाकिफ हूँ, सारी चीजें नहीं बोलूंगा, बोलूंगा तो बहुत समय लगेगा। तो मैंने ये कहा जो मेरी पढ़ाई वाला प्रोसीजर है, जो हमने कहा बच्चों को गोद ले लेंगे लेकिन पढ़ा लिखा करके आपको समर्पित कर देंगे, फिर आपकी सेवा करेगा, तो किसकी सेवा करेगा? आपकी सेवा करेगा? बोलो, आप ही करेगा। तो हम क्या है, हम किस लिए पढ़े? आपकी सेवा तो करेगा, मेरी भी सेवा करेगा। क्यों करेगा? हमने कहा बेटा धर्म का प्रचार करना, माता की सेवा करना, घूस मत लेना, पैसे मत लेना, भ्रष्टाचार से दूर रहना। तो जब समाज में डीएम बनकर बैठेगा तो घूसखोरी करेगा? फ्री में उसको नौकरी मिल गई तो घूस लेगा? कभी नहीं लेगा। तो हमारा काम हो रहा नहीं हो रहा है? तो देश सेवा भी हो रहा है, और 2-2 हजार उसको लौटाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसका सबसे बड़ा फायदा आप जानते हो क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा देश की अमीरी में है। अगर यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनको उनकी महीने की अगर इनकम 10-10 लाख है ना, तो उसी आधार पे देश विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ता है। आप लोग जीडीपी जानते होंगे, तो जीडीपी हमारे आपकी ग्रेविटी से बढ़ती है। हम जितने भिखमंगे होंगे, हम जितने कमजोर होंगे, हम जितने ही
जो अनपढ़ गवार होंगे उतना ही हमारा देश ही अनपढ़ गवार होगा, होगा नहीं होगा? हमारी वैल्यू से देश की वैल्यू को नापा जाता है। आज जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं या ईमानदार लोग हैं, सच बता रहा हूँ आपको, भारत देश में नौकरी नहीं करना चाहते हैं, भारत देश में नहीं रहना चाहते हैं, विदेशों में चले जाते हैं और यहाँ जितनी सैलरी मिलती है उसका 10 गुना वहां पे कमा रहे हैं, 10 गुना कमा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, उनको देश से मतलब नहीं, उनको अपने से मतलब है। तो ये होती है जिम्मेदारी। तो अब इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं आपको बता दूं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आपने पढ़ा होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा, सत्ता हर ताले की चाबी होती है, सत्ता हर ताले की चाबी होती है। तो सभी लोग जानते हैं, बाबा साहब को कुछ लोग तो पढ़े होंगे ना, सत्ता हर ताले की चाबी होती है। तो सत्ता का मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप ही नेता बन जाओ, हम ये कह रहे हैं कि आप नेता बनाओ। आप नेता चुनो मत, आप नेता बनाओ। जब आप नेता बनाओगे तो वह नेता आपके लिए काम करेगा, करेगा नहीं करेगा? अब जैसे ये कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया, इसमें मेरा 1 भी रुपए नहीं लग रहा है, 1 भी रुपए नहीं लग रहा है, सत्य है, ये सब आपको पता होगा। तो आप नेता बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो जब भी आरपी मौर्य आपके गांव में आएगा तो आपके चरणों में रहेगा नहीं रहेगा? मुझे बता दीजिए, रहेगा नहीं रहेगा? जो आप कहोगे वो करेगा कि नहीं करेगा? अब आप सोचो भैया कि नहीं करेगा आरपी मौर्य जी, जब आप जीतने लगोगे तो हम देखेंगे या सोचेंगे, तो जब जीतने लगेंगे हमें क्या पता कि आपने वोट दिया कि झूठ बोल रहे हो। लेकिन अगर आप नेता बनाने की ठान लेते हो, हमें यहाँ पे बुला करके अपने विचार रखने या हमारे साथ लड़ने की बात करते हो, कल को आप मुझे वोट नहीं दोगे तो भी हम कहेंगे आपने मुझे वोट दिया है, कहेंगे नहीं कहेंगे? तो मेरा निवेदन है कि नेता बनाओ, अगर अपनी समस्या का पूर्ण समाधान चाहते हो तो। ठीक है? आप देखो, अक्सर यहाँ पे जितने लोग होंगे SC ST OBC से ही होंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि 75 साल हो गया, भारत देश के अंदर 2 ही पार्टी ऐसी है जो दिल्ली में विराजमान होती है, या तो कांग्रेस और या तो बीजेपी। उनके बाप की खेती हो गई है। लेकिन जो हमारे शूद्र समाज की बात अगर करें, स्पेशली आ जाए टॉपिक पे जिसको शूद्र बोला गया है, अगर हम शूद्र हैं तो बोला शूद्र दिल्ली मत आना, उत्तर प्रदेश में रहना, दिल्ली की कुर्सी भी नहीं मिलने वाली है आपको। वो कुर्सी जहाँ पे मेन बैठता है उसके नीचे तुम रहना, लेकिन मुख्य कुर्सी पे मत बैठना शूद्रों। ये शूद्र का काम है। वो हमें शूद्र कहता है और हमने मान लिया कि हम शूद्र हैं, हमने मान लिया हम शूद्र हैं। तो मन के सोचे, कहते नहीं मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। जब हमने ये सोच लिया कि मैं शूद्र हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, तो जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। आप सोचोगे कि मैं सम्राट अशोक हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, देश की सत्ता को संभाल सकता हूँ, राज कर सकता हूँ, लोगों को न्याय अधिकार सम्मान दिला सकता हूँ, तो दिल्ली का दरवाजा खुल जाता है आपके लिए और आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब आपने सोचा कि नहीं मैं शूद्र हूँ तो शूद्र हूँ, जब ऐसी सोच है तो आप उन्हीं को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाते रहोगे जो आपका रात दिन शोषण कर रहे हैं और अधर्मी के रूप में यहाँ पे काम कर रहे हैं, दिन में 20 कपड़े बदल रहे हैं और आप उन्हीं के मान सम्मान में लग करके उन्हें ही इस देश का कर्णधार समझ रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी जो है वो इस देश में जितनी समस्या है उन सारे समस्याओं को समेट चुकी है। क्यों? मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, न मेरा पेशा नेतागिरी का है और न मेरा शौक है, न मेरा शौक है, ये मेरी मजबूरी है। आपकी तरह मेरी माताजी भी हैं, उनके नाम पे फर्जी FIR हो गया, वो घर में बैठी हुई हैं, उनके नाम पे हमारे विरोधी ने फर्जी IFR कर दिया कि हमारे घर में घुस करके मारी और पीटी है। भारतीय संविधान में कानून चल रहा है तो कानून के मुताबिक जाके जमानत करानी पड़ती है, तारीख लगती है तो कोर्ट में जाकर हाजिरी देनी पड़ती है।
मतलब जज अंधा है, पुलिस वाला अंधा है, दिखाई नहीं दे रहा किसी को। और मेरी माँ अगर परेशान है तो बताओ मैं क्या करूं? मैं अपनी माँ की समस्या के समाधान के लिए 1-2 लाख रुपए जज को देकर के निपटा लेंगे, लेकिन जो ये पूरे भारत देश की माँ परेशान है उसके लिए क्या तरीका? हमारे पास कितने लाख रुपए हैं, कितने जज को पैसे देंगे बताइए आप? हैं उसके लिए समस्या का समाधान ये है। मैं जानता हूं भारत देश की हर तीसरी माँ रो रही है, हर तीसरी माँ परेशान है। उस समस्या के समाधान के लिए निकलना और दमदारी से अपनी बात रखना और आपके अधिकार सम्मान के लिए लड़ना, ये मेरी शौक नहीं, मेरी मजबूरी है। नहीं तो आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी वो यही कहेगी कि आरपी मौर्य जब ऐसा हो रहा था और तुम जैसा बुद्धिमान व्यक्ति इस पृथ्वी पर था तो क्या कर रहा था? कहते नहीं, अपराध करने वाला जितना बड़ा अपराधी होता है उससे बड़ा अपराध सहने वाला अपराधी होता है। गलत का विरोध हमेशा होना चाहिए, चाहे वो आपके घर में हो और या समाज के या घर के बाहर हो। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो भारत देश के अंदर मैं बता दूं वास्तविकता, भारत देश के अंदर कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है कि जो आपको अपना संतान मानती है। जब संतान नहीं तो सेवा कैसा? उदाहरण आप देख लो, स्वामी केशव प्रसाद मौर्य जी बीजेपी में हैं, खूब सेवा की है, खूब सेवा की है ना लगातार भाई। एक तो मौर्य जाति ऐसी होती है कि वो मूली की तरह जो है क्या होती है, नरम और साफ सुथरी होती है। अन्य लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं करूंगे, लेकिन मैं अगर केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो बीजेपी में रहकर बड़ी ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं। उनको कुछ नहीं पता और न चालाकी पता, न कुछ पता, न काज पता। हमारे बदायूं जिले में गए और बोले कि भैया मुख्यमंत्री बनाओगे, विधायक बनाओगे? सब लोगों ने कहा नहीं, मुख्यमंत्री बनाएंगे, चाहे वोट एक तरफ से दे दो। अब उनको वोट दे दिए भाई। अब वो मुख्यमंत्री बनने की जब कंडीशन आई तो केशव प्रसाद मौर्य हो गए पीछे। अब आप ये सोचो, जब भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी है ही नहीं है, कैसी पार्टी है मुझे बताओ? आपने बनाई है क्या? भारतीय जनता पार्टी किसी ने बनाई हो तो मुझे बताओ, हाथ उठाओ। कोई नहीं बनाया। तो जब आपने बनाया नहीं तो पार्टी आपकी कैसी हो गई? और जब पार्टी आपकी नहीं तो कैसे आपने सोच लिया कि मेरे समाज का या मेरे घर का बेटा बेटी को नेता बनाएंगे? वो इस्तेमाल करेंगे, नेता कभी नहीं बनाएंगे, कभी नहीं बनाने वाले। कांग्रेस आपकी पार्टी है तो मुझे बता दो, कांग्रेस है आपकी पार्टी? कौन है कांग्रेस के घर परिवार का? राहुल गांधी, सोनिया गांधी और क्या नाम है, प्रियंका गांधी। ये लोग जब आते हैं तो आप लोग एक खलियान से छोड़ करके अपना हंसिया कुदाल दौड़ पड़ते नेताजी आए। काहे के नेताजी भाई? उनसे कम पढ़े लिखे भैया क्या? उनसे कम पढ़े लिखे ये लोग जो बैठे हुए हैं क्या? लेकिन हमने देश को उनकी बकौती के नाम कर दिया है क्या? 75 साल हो गए माता जी, बता रहा हूँ। दिल्ली का रास्ता अभी खुला नहीं है, दिल्ली का रास्ता बंद है। और हम कहते हैं कि नहीं भैया देश में सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। और बड़ी समस्या तो ये है, अभी स्कूल में मैं पढ़ाने जाऊं और मैं बोलूं बेटा क्या बनोगे, तो हर बेटा कहेगा मैं डीएम बनूंगा, एसडीएम बनूंगा और क्या कहते हैं टीचर बनूंगा या कोई और अधिकारी बनूंगा, तो फौज में जाऊंगा। लेकिन कोई नेता, कोई बच्चा ये नहीं बोलता है कि मैं नेता बनूंगा। बोलो, कभी बोला है? कोई बच्चा नहीं बोलता है, क्योंकि हमारी सोच को मार दिया गया है कि तुम सब कुछ करना लेकिन नेता मत बनना। क्योंकि अगर नेता बनोगे तो ताला वहीं खुल जाएगा, हर समस्या का समाधान वहीं से हो जाएगा, और वो समस्या का समाधान नहीं होने देना चाहते हैं। कौन से लोग हैं उनकी पहचान आपको करनी पड़ेगी और उनसे दूरियां बनानी पड़ेगी। ना तो उनको नोट देना पड़ेगा, ना तो वोट देना पड़ेगा, ना उनके किसी कार्यक्रम में जाना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का जब सपोर्ट नहीं करोगे तो काहे का नेता? खत्म। यही है ना, कोई पार्टी छोटी बड़ी नहीं होती है, जिसके साथ ये समाज और देश के लोग लग गए वही पार्टी आगे निकल जाती है और दिल्ली पर राज करेगी। ये मत सोचना कि आज हम छोटी पार्टी के रूप में आए हैं, यहाँ पे 100 लोग बैठे हुए हैं, ये छोड़ दीजिए। 75 साल से आप कुछ नहीं मिला आपको, तो 10 साल हमारी बात भी मान लीजिए। मान लीजिए 10 साल का मौका चाहता, ज्यादा नहीं। अगर 10 साल में
भारत देश को नहीं बदल सका तो मैं बोल दूंगा माता जी अब दूसरा नेता चुन लीजिए और दूसरी पार्टी चुन लीजिए, मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन ईमानदारी से बोलूंगा। आप तब भी नहीं कहोगे कि भाई आरपी मौर्य ने गद्दारी करी। आपको ये कहने पर मजबूर कर दूंगा कि बेटा आपने तो खूब प्रयास किया, हम ही लोग नहीं सपोर्ट कर पाए, हम ही लोग साथ नहीं खड़े हो पाए, भटक गए थे। ये आप खुद बोलेंगे, बता दे रहे हैं हम आपको, क्योंकि हम उस नेतागिरी पर विश्वास नहीं करते। फर्जी नेतागिरी अगर करनी होती तो बीजेपी कांग्रेस ऐसी न जाने कितनी पार्टियां हैं, हम भी कटोरा लेकर घूम रहे होते, हम भी विधायक सांसद बनने के लिए गली गली भटक रहे होते। हमें विधायक सांसद नहीं बनना है, हमें इस देश की समस्या का पूर्ण समाधान चाहिए, और जिसका नाम ये है, क्या कहते हैं वहां पे लिखा हुआ, अशोका राज, पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन, और इसी को स्वर्णिम युग कहते हैं। हम वो सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं जहां पर हर व्यक्ति जिम्मेदारी के साथ रहे और हर व्यक्ति खुशहाल रहे, संपन्न रहे। तो इसमें मुझे लगता है कि बिना आपकी इजाजत के ये संभव नहीं है क्या? अकेला मैं क्या करूंगा, मैं तो अपने वोट तक से भी दूं ना। मैं कहता हूं मुझे मत बनाओ, ये विक्की भैया है, दादाजी है, तमाम लोग आपके ऊंचाहार विधानसभा ही है। ऊंचाहार विधानसभा का नाम विश्व में तो नहीं कहूंगा, लेकिन भारत में हर कोई जानता है ना, जानता है। और रायबरेली का भी नाम अच्छे से जानता है। बड़े बड़े धुरंधर यहाँ पर आते हैं, वोट लेकर के चले जाते हैं और मटर गश्ती करते हैं, कभी इस डाल तो कभी उस डाल, कभी उस डाल तो उस डाल। आपको लगता है कि मेरा नेता तो यार काम कर रहा है, रात दिन तो कूद ही रहा है, रात दिन तो कूद ही रहा है ना, इसी में संतोष शराब हो लेते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मुझे मत बनाइए माता जी या किसी बहन जी, किसी भाभी जी, किसी भैया जी को आप खड़ा करिए, लेकिन ये पार्टी होनी चाहिए। क्यों पार्टी होनी चाहिए, क्यों पार्टी होनी चाहिए, उसका भी मैं बताऊंगा। क्योंकि नीचे आप देखो, यहाँ पे लिखिए, अपनी पार्टी अपना वोट, बीआरपी का करो सपोर्ट। ये भारत देश की कोई भी पार्टी नहीं लिख सकती है। क्यों नहीं लिख सकती है? कि जब वो बोलेगी कि अपनी पार्टी अपना वोट, तो सबको अपना बनाना पड़ेगा ना, सबको अधिकार देना पड़ेगा ना। बीजेपी में चले जाओ, आप अधिकार ले लो। मेरे प्रिय शूद्रों, अगर चले जाओ बीजेपी में अधिकार लेने, तो बीजेपी वाले आपको दिल्ली लखनऊ से आगे नहीं भेजेंगे। ऊपर बैठे हैं कौन लोग? षड्यंत्रकारी लोग। तो दिन भर ये चाहते हैं कि प्रजा हमारी जितनी गरीब होगी उतना बढ़िया शोषण होगा, जितना आप गरीब रहोगे उतना बढ़िया वोट दोगे, जितना दारू पियोगे उतना बढ़िया हमारा शासन चलेगा, जितना हम आपको धोखा देंगे उतना बढ़िया शासन चलेगा। ये उनकी व्यवस्था है। पार्टी में उन्होंने भारत देश की जितनी जातियां हैं, कोई मौर्य है, कोई कुशवाहा है, कोई शाह, कोई सैनिक, कोई यादव, कोई वर्मा, कोई धोबी, कोई पासी, इस तरीके से हमारे समाज को बांटा गया, नहीं बांटा गया? भारत देश में अभी तक बता रहा हूं, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें हर जाति बिरादरी को बराबर की भागीदारी मिली हो। अखिलेश भैया को ले लो, अखिलेश भैया को जानते हैं ना, हमारे कुछ यादव भाई कहते हो मेरी पार्टी। हम कहें अखिलेश यादव जो अपने बाप चाचा के नहीं हुए तो तुम्हारे होंगे? बोले साहब, संभव है? मायावती को देख लो, मायावती अकेले एक मालकिन बन के बैठी हुई है पार्टी की, है कि नहीं है? और उदाहरण आपके सामने है, आपके समाज से ही एक नेता या दो नेता, माननीय श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी, माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, बताओ बीजेपी समाज को बसपा में क्या नहीं दिया? बोलो, आप लोगों ने भी सपोर्ट किया, वोट किया, सहयोग किया कि पार्टी आगे बढ़े, आगे बढ़े, और पार्टी बढ़ी भी, 4 बार मुख्यमंत्री बनाई, उसके बाद चेन टूट गई। क्यों टूट गई? क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा ने जब अपने समाज का अधिकार मांगा तो मायावती बोली कि गेट खुला है, निकल लो यहां से। स्वामी प्रसाद जी ने जब अपने अधिकार की बात करी तो बोले दरवाजा खुला, तुम भी निकल लो, हम देख लेंगे। तो ऐसा कहाँ होता है? ऐसा पार्टी में होता है क्या? ऐसा कंपनी में होता है। कंपनी में जो व्यक्ति उसके मालिक के अनुसार नहीं चलता है, उसके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐसा आपने तो जानते होंगे कंपनी के बारे में।
तो ऐसी ही पार्टियां यहाँ कंपनी के तौर पे चलती हैं और कंपनी का उद्देश्य समाज सेवा, देश सेवा नहीं होता है। कंपनी का उद्देश्य होता पैसे कमाना और धंधा अपना बरकरार रखना, यही उनका है। अगर ऐसा नहीं होता तो जानते हो हर जाति बिरादरी को बराबर का अधिकार मिलता है। थोड़ा सा उदाहरण दे दूं एक और। हमारे मौर्य समाज के एक बहुत ही कट्टावर नेता है, जिसका नाम मैं अभी ले रहा था, स्वामी प्रसाद मौर्य जी। स्वामी प्रसाद जी जब बीजेपी में गए तो उन्होंने बीजेपी के बारे में ना जाना ना समझा, चले गए। सभा में गए तब भी मायावती जी से यह नहीं पूछे कि बहन कुमारी मायावती जी, हमारा या हमारे समाज का अधिकार कहाँ है सुरक्षित, मुझे बताओ। आंख बंद करके सपोर्ट कर दिए, चले गए। जब 10 साल 20 साल के बाद पता चला नहीं नहीं यहाँ तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है, तो लौट के बुद्धू घर को आए। जब लौट के बुद्धू घर को आए तो कहें अब क्या करूं, तो लखनऊ में एक कार्यक्रम बुलाए और बोले कि जो है भैया वोट किसको करना है, क्या करूं, पार्टी बनाओ या क्या करूं। तो सब लोगों ने लिख करके दिया, नहीं स्वामी जी पार्टी बनाओ। तो स्वामी जी ने क्या कहा, तीसरे चौथे दिन बिना किसी प्रश्नोत्तर के सीधे बीजेपी ज्वाइन कर ली। समझ रहे हैं ना। अब जब एक पार्टी से निकल के आए तो बीजेपी में जाने से पहले बीजेपी को पहचान लेते, बीजेपी की विचारधारा को पहचान लेते, तब तो हम मानते नेता आप हैं। आपने बीजेपी में भी कुछ जाना समझा नहीं, चले गए। अब एक बेटी उनकी है, वो सांसद है बदायूं से, वो भी चली गई, वो सांसद भी बन गई। उसके बाद पिताजी की महानता तो देखिए, उन्होंने क्या किया, बीजेपी को लात मार दिया, बोला सबसे भ्रष्ट पार्टी है, गुंडों की पार्टी है, बदमाशों की पार्टी है, और बेटी को वहीं छोड़ के आ गए गुंडे बदमाशों के बीच में। अब वो चले गए समाजवादी पार्टी में, दिन भर पानी पी पी करके जो है बीजेपी को कोस रहे हैं। कर्म जब आप गलत कर रहे हो तो गलत को गलत बोलने का अधिकार आपको नहीं है, ठीक है ना। तो आप चले गए समाजवादी पार्टी में, और समाजवादी पार्टी में जब चले गए तो समाजवादी पार्टी में महासचिव की एक झुंड है, अध्यक्ष नहीं। अखिलेश यादव ने अपना कॉलम पूरा रखा है कि जिस दिन बदमाशी करेंगे निकाल के बाहर कर देंगे। उन्होंने उनको महासचिव बना दिया। तो हमारे समाज के कुछ विद्वान लोग उनको बधाई दे रहे हैं, महासचिव बनने के लिए बधाई, महासचिव बनने के लिए बधाई। मतलब उनको ये लग रहा है कि पार्टी हमें मिल गई, न नीति पता, न सिद्धांत पता, न कानून पता। और कल को जब वो समाजवादी पार्टी से निकाल दिए जाएंगे तो कहाँ आएंगे, जब वो कहीं के नहीं होंगे, किसी काम के नहीं होंगे। हम उस प्लेटफॉर्म की तैयारी कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत अगर ज्ञान बचा हुआ है तो हमारा मार्गदर्शन करिए, और हम जो है समाज की सेवा करना चाहते हैं। क्योंकि जो अनुभव होता है बड़ा काम की चीज होती है। हम कहते हैं जो नकारात्मक अनुभव उसको हम छोड़ देंगे, लेकिन सकारात्मक अनुभव की जरूरत तो हमें है ना। तो ऐसे प्लेटफॉर्म की तैयारी हम कर रहे हैं। और एक बात बता दूं, मान्यवर कांसीराम को आप जानते होंगे। कांसीराम ने कहा कि पार्टी अपनी होनी चाहिए और कैंडिडेट कोई भी हो चलेगा। तो हमने कहा पार्टी भी अपनी होनी चाहिए और कैंडिडेट भी अपना होना चाहिए। हमें न पार्टी दूसरे की चाहिए, न कैंडिडेट दूसरे का चाहिए। अपना वोट भी चाहिए और अपना नोट चाहिए। हम सरकार बना लेंगे, हमें किसी के साथ समझौता करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, मैं आरपी मौर्य, भाई साहब खड़े हो जाइए थोड़ा। ये आईपी मौर्य नाम लगभग मिलता है, इंद्र प्रताप नाम है भैया का, और मैं आरपी का फुल फॉर्म राम प्रताप से है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये यादव जी हैं, यादव जी आप भी खड़े जाओ भाई। ये देखो, ये निचली जाति से आते हैं, जिनको समाज में बहुत अपमानित किया गया है। अब संविधान कहता है इसलिए बोलना पड़ता है, अनुसूचित जाति। ये कोई आदिवासी है आदिवासी, ये आदिवासी शैलेंद्र जी हैं। अबे 3 लोग हो गए। ऐसे हमने कहा इस पार्टी में सभी को बराबर का अधिकार हम दे रहे हैं।
एक अध्यक्ष नहीं, तुम जब शिकायत करोगे जितनी जाति लेकर आओगे उतने अध्यक्ष बनाऊंगा, जातियां खत्म हो जाएंगी। जितनी जाति लेकर आओगे, जितने जातीय उन्माद फैलाओगे उतने अध्यक्ष बनाएंगे, उतनी भागीदारी देंगे। आप जितना बंटवारा करोगे हम उस बंटवारे को तोड़ देंगे और इस बंटवारे को पूरा कर देंगे। थोड़ी देर समझिएगा, ये यादव जी हैं, यादव मौर्य में बड़ी लड़ाई चल रही है आजकल। मौर्य जी कहते हैं मैं अखिलेश यादव को सपोर्ट नहीं करूंगा, यादव कहते हैं वो तो मेरी पार्टी है, हम उसको छोड़ के नहीं जाएंगे, जबकि उनकी पार्टी नहीं है। अखिलेश यादव से बोलो कि अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए और अपने संविधान में जगह दे दीजिए। आरपी मौर्य आज स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे लग जाने को तैयार है। आप दिलवाइए भागीदारी उनकी पार्टी में। कोई भी पार्टी में भागीदारी नहीं चलेगा, देगा। और इतने दिन से जो खेती चल रही है उस खेती को कोई बेकार नहीं करना चाहेगा। तो हमने एक यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, एक मौर्य जी हो गए, एक छोटी जाति के हो गए। तीनों मिल करके अगर एक साथ एक प्लेट में जब खाना खाएंगे तो हमारा समाज भी तो एक प्लेट में खाएगा। बोलो, खाएगा नहीं खाएगा? एक दूसरे से अगर रोटी बेटी का संबंध करेंगे तो समाज भी करेगा। हम मौर्य समाज से तो मैंने कहा भैया यादव जी मौर्य समाज की जिम्मेदारी मुझे दे दो और तुम यादव के हो तो यादव समाज की जिम्मेदारी संभालो। ये भाई साहब पासी समाज से तो पासी की समाज की जिम्मेदारी संभाल ले, अगला कोई आदिवासी की संभाल ले, अगला कोई वर्मा है कि तो वर्मा की संभाल ले। तो समस्या का समाधान है। हम न किसी को आगे देखना चाहते हैं और न किसी को पीछे देखना चाहते हैं, है कि नहीं है? और हम लोगों ने जातीय नेतृत्व दे दिया इस पार्टी में, कहीं पर भी सिंगल पद ही नहीं है। आरपी मौर्य ने जो संविधान लिखा उस संविधान को आप पढ़िएगा, पप्पू भैया से मंगाइएगा, नहीं तो आपके पास होगा, आप लोग देखिएगा। उसने आरपी मौर्य ने अपने लिए एक लाइन भी नहीं लिखी है, अपने लिए एक लाइन भी नहीं बनाई है। क्यों नहीं बनाई है? क्योंकि हम चाहते हैं कि मुझे भी परमानंद की प्राप्ति हो, मुझे भी आनंद की प्राप्ति हो, मुझे भी सुख मिले। और वो सुख दो प्रकार से मिलता है। एक सुख ये होता है कि दूसरों को बेवकूफ बनाकर पैसे लूट लीजिए, और एक सुख ऐसा होता है कि देश के लिए कुछ कर दीजिए, कर गुजरिए। तो हम उस परमानंद की बात कर रहे हैं, उस आनंद की बात कर रहे हैं। तो इस भारतीय राष्ट्रीय पार्टी में देश के जितने भी छोटे बड़े तबके हैं सभी को बराबर का अधिकार दिया गया है। जो पार्टी में आएगा अच्छा काम कर रहा है उसको पार्टी कभी निकाल नहीं सकती है, उसके साथ कभी अन्याय नहीं हो सकता है, उस समाज के साथ कभी भेदभाव नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने ये नारा दिया है, अपनी पार्टी अपना वोट वीआईपी का करो सपोर्ट। ये बात समझ रहे ना? अच्छा, जैसे आपका ऊंचाहार विधानसभा है, इस ऊंचाहार विधानसभा से कैंडिडेट यादव जी उतरे या मौर्य जी उतरे या कोई और उतरे, जब आप इस पार्टी का कैंडिडेट जिताओगे तो ये आपका ही कैंडिडेट होगा, आपके वोट से ही जीतेगा, आपके ही नोट से जीतेगा, काम आपका करेगा। ये पार्टी का मिशन है। अगर उस लाइन लेंथ से भागता है तो 2 मिनट में उसका रास्ता साफ हो जाएगा, वो न पार्टी में रहेगा न आपकी सेवा करने के काबिल रहेगा। और सेवा का जो भाव है, आने वाले दिनों में मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि गली में नेता ढोड़े नहीं मिलेंगे। ये आरपी मौर्य का संकल्प है। जो आजकल सूट फूट लेकर नेता 20-20 गाड़ियां लेकर के चलते हैं ना, गली में नेता ढोड़े नहीं मिलेंगे। जो ईमानदार व्यक्ति होगा, अच्छा होगा, न्यायप्रिय होगा, सम्राट अशोक की तरह समर्पित होगा, वही कहेगा मैं नेता बनूंगा। पैसे कमाने के लिए कोई नेता नहीं बनेगा, ध्यान रखना। कोई पैसे कमाने के लिए नेता नहीं बनेगा। क्या करना है? इनकी सुख सुविधाओं को छीन लीजिए, जितना मिल रहा है, जितनी सुविधा मिल रही है वो खत्म कर दीजिए। मैं देखो कोई विधायक लड़ने नहीं जाएगा, कोई नहीं लड़ने जाएगा, तो अपने खेत खलिहान में बिजी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा तब होगा कि जब अच्छे लोग सत्ता में बैठेंगे, अच्छे लोगों की पहचान होगी, अच्छे लोगों का सपोर्ट होगा। यही बात है ना? और सब कुछ जादू जो है ना वो आपके इसी अंगूठे में है, इसी अंगूठे में है और आपकी इस बुद्धि में है। सभी को आपने अवसर दिया, कई बार आए गए, और हम लोग एक स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं।
तो उस स्वाभिमान और सम्मान और भारत माता की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, तो उसमें बराबर की भागीदारी आपकी निश्चित होनी चाहिए। और जब कोई व्यक्ति सेवा करने के भाव से निकलता है तो उसको बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। थोड़ा सा उदाहरण बता दूं, काम भी हो रहा, ज्यादा समय निकलना भी मुझे है। हमारे बड़े भाई साहब गांव के प्रधान हैं, ठीक है। हमारे गांव में ठाकुरों का बड़ा बोलबाला था। ठाकुर जानते हैं? ठाकुर इधर भी होंगे। मैं किसी जाति को अपमानित नहीं करूंगा, ठाकुर में भी अच्छे लोग हैं, ठाकुर में बुरे लोग भी हैं, मौर्य में भी अच्छे लोग हैं, मौर्य में भी बुरे लोग हैं, अन्य जाति में भी अच्छे लोग हैं, अन्य जाति में भी बुरे लोग हैं। मैं जातिगत बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ दबंग ठाकुरों का कब्जा है। जब से मैं पैदा हुआ और जानने लायक हुआ तो हमारे गांव का कोटा उन्हीं के हाथ में, कोटा जानते हैं, राशन की दुकान, और प्रधानी उन्हीं के हाथ में थी। तो क्या करते थे, जब कोई कॉलोनी आ रही है तो 30 लाख 20,000 40,000 उनके अकाउंट में भेज दो। जब कोई राशन की दुकान पे जाता मिट्टी का तेल लेने, अब तो खैर नहीं मिलती, या चीनी लेने, तो देखता कि कौन कैसा है। अगर वो थोड़ा दबंग टाइप का तो उसको दे देता, अगर कोई गरीब हो तो उसका डिब्बा उठा के फेंक देता, कहता आज नहीं 3 दिन के बाद आना। ऐसे कर लेता था। और 40 साल से, मेरी उम्र 40 साल की नहीं हुई, लेकिन 40 साल से वो कोटा चला रहा था। हम लोगों ने क्या किया, सर्वे कराया, जाना समझा, और भैया ने हमारे इलेक्शन लड़े। पहली बार जब इलेक्शन लड़े तो ये बदमाशी करने में जीत गए। समर्थन हमारा था, लेकिन वोट उनका चला गया। कैसे? मारा दिया सब डलवाए, फर्जी वोट डलवाए, वोट कैप्चरिंग किए, हम लोग पूरी तैयारी नहीं कर पाए थे। दोबारा जब वोट पड़ा तो हम भाई कितनी बार हम बेवकूफी करेंगे। जब हमारे पास फुल दिमाग और बुद्धि है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। अब हमें कल को भारत देश का प्रधानमंत्री बनाना है तो क्या 2 दिन के अंदर सोच लेंगे? हमें साल भर पहले से सोचना पड़ेगा कि हम अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो हम लोगों के दिमाग में यह था कि गांव का प्रधान तो बनाएंगे, आज नहीं तो कल बनाएंगे। उसी आधार पर सेवा जारी थी। गांव वालों का पूरा सपोर्ट मिला, एक भी वोट फर्जी नहीं पड़ने दिया हमने। और आज भैया पूर्ण बहुमत के साथ जो है विधायक वो प्रधान है गांव के, ठीक है। अब पूर्ण बहुमत के साथ प्रधान है तो मैं आपको बता दूं प्रधान की समस्या क्या है। जब आप जाओगे तभी समस्या को महसूस करोगे। प्रधान को 5,000 रुपए मिलता है। प्रधान को ये यहाँ पे तो बता देगा, भैया 5,000 से ज्यादा पाते हो तो बताइएगा मुझे। 5,000 में क्या होता महीने में प्रधान का खर्चा, मुझे बता दो। योगी जी लाख रुपए बांट रहे हैं और हमारे गांव के प्रधानों को 50,000 रुपए नहीं दे रहे हैं। अच्छा, जब प्रधान को 5,000, या आप हमारे साथ लगिए, मैं आपको भूखे पेट रखकर काम कराऊंगा, तो चोरी तो आप करोगे, बेईमानी तो आप करोगे, बोलो। अब हमारे बड़े भाई साहब बड़े बुरे फंसे। 5,000 में जो सेवा होती है मिलता है, अब वो दिन भर गांव के पीछे लगे रहते हैं। कभी वो भाई साहब बीमार, उनको ले जाना, कभी उनकी मदद करना, डेली कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं। उनके 25 से 50,000 रुपए महीने खर्च हो जाते हैं। 5,000 रुपए किस काम का था? अपना खेत खलियान या गांव घर का जो काम होता था व्यक्तिगत, वो काम सारा बंद हो गया है। जिम्मेदारी बड़ी चीज है। एक बार बोले कि क्या करूं, प्रधानी छोड़ दूं? हमने कहा प्रधानी मत छोड़ना, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कहा है कि बेटा शासक बनो। अभी तो प्रधानी की बात हम कर रहे हैं, अभी हमें इस प्रधानी से राजधानी तक जाना है और ये सफर हम अपने गांव से शुरू कर दिए हैं। कभी आप हमारे गांव में जाइएगा, वहां पे असली रामराज आपको देखने को मिलेगा। वो असली रामराज जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, असली रामराज वो नहीं था जो उन्होंने कहा था। असली रामराज ये है जो वहां पे लिखा हुआ अशोका राज। वो अशोका को ही बोल रहे थे राम, और उसी को डिफाइन किया कि रामराज आएगा। लेकिन आज वो रामराज स्थापित करने में असफल हैं। ऐसे लोगों को सत्ता त्याग देनी चाहिए। समय देश का और समाज का बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि कभी भी दुष्ट और भ्रष्टाचारी जब गद्दी पर बैठते हैं तो वो सत्ता को भोग की तरह इस्तेमाल करेंगे और वो कभी छोड़ेंगे नहीं। इसलिए हमें और आपको लग करके उनको सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा।
और ये जितनी जल्दी आप कर देंगे उतनी जल्दी आपके देश और समाज का उत्थान हो जाएगा। तो मेरे बड़े भाई साहब दिन भर लगे रहते हैं सेवा में, हम भी लगे रहते हैं, जो मेरे से हो सकता है। गांव में पूरी शांति है, पूरी, सबको सब कुछ मिल रहा है। सरकार से जो आता है वो सीधे डायरेक्ट जाता है। किसी को कॉलोनी बनानी है, किसी को कोई समस्या है, 1 रुपए गांव वालों को नहीं देना पड़ता है। मेरा ये वीडियो अगर हमारे गांव तक जाए तो गांव वालों को शिकायत है तो ऊंचा हार में आके बोल के आए, वीडियो जारी करें कि आरपी मौर्य वहां गलत बोल रहा था। मैं खुला चैलेंज करता हूँ गांव वालों को, अगर हमारे चलते 1 रुपए भी लिया गया हो, समझ रहे ना। तो ये होती है निष्ठा और त्याग और सेवा। और जब सेवा निष्ठा त्याग की भावना से आप आगे बढ़ते हैं तो लोभ लालच खत्म हो जाता है। ऐसे हमारे सम्राट अशोक महान थे और इसी भारत की धरती पर पैदा हुए विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने इसी सेवा के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज की समस्याओं के दुख को हरने के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया था ना। और जब अपना राजपाट छोड़ दिया तो मेरे पास तो न राज है और न पाट है। 2-4 बीघे 50 बीघे खेत होंगे और घर द्वार अगर दे दूंगा हो सकता है कि तो कुछ लाख का हो घर द्वार, तो मेरे किस काम का है। बताइए, हमारे पूर्वजों ने अपना राजपाट छोड़ दिया तो हम छोटा सा घर खलियान नहीं छोड़ सकते हैं और अपना ये बहुमूल्य वोट जो है एक जगह नहीं डाल सकते हैं, डाल सकते हैं ना। तो जिम्मेदारी जब आप निभाएंगे, जिस दिन आप जिम्मेदारी से वोट देना शुरू कर देंगे, जिम्मेदारी से साथ खड़े होना शुरू कर देंगे, उस दिन जिम्मेदार नेता पैदा होगा। और जब जिम्मेदार पैदा होगा नेता, तभी आपके समस्याओं का पूर्ण समाधान संभव है। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा, अभी लेट हो रहा है। और मैं चाहूंगा कि ये भारतीय राष्ट्रीय पार्टी से हर व्यक्ति इस विधानसभा का जुड़े, इस जिले का जुड़े, इस प्रदेश का जुड़े, इस देश का जुड़े। और भारतीय राष्ट्रीय पार्टी एक ऐसा परिवार हमने बनाया है जो डायरेक्ट आप कभी भी आरपी मौर्य से बात कर सकते हो। अगर मैं जिंदा हूं तो डायरेक्ट आप मुझसे बात कर पाएंगे। ये आजीवन आपके लिए मैं खुली छूट देता हूं। और अगर किसी कारण से मैं फोन नहीं उठा पाया तो 10 मिनट, 5 मिनट, 10-20 मिनट के अंदर फोन रिटर्न आएगा। और अगर मेरा कोई पदाधिकारी फोन उठाता है तो आप उसे डांट के बोलिए कि मुझसे आरपी मौर्य से बात करनी, डायरेक्ट बात कराओ, डायरेक्ट बात कराओ। और मेरा फोन मेरे पास रहता है, मैं किसी प्रोटोकॉल को नहीं मानता हूं। और कुछ लोग बोलते हैं कि आगे भैया जब बड़े हो जाओगे, कारवा आगे बढ़ जाएगा तो फोन उठाना बंद कर दोगे। देखिए, जब इरादा नेक हो तो हर समस्या का समाधान हो जाता है, और अगर इरादे में ही खोट हो तो हर समाधान समस्या बन जाती है। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोग राजा हैं और आप लोग मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, इसलिए सभी माताओं बहनों, युवा साथियों से मेरी अपील है कि राजनीति बंद करो और काम की बात कर लेते हैं। जिस दिन आप काम की बात करोगे, धर्म के रास्ते पर चलने की बात करोगे, उस दिन ये देश फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, फिर से ये देश पूरे विश्व में नाम करेगा। और जब विश्व में नाम करेगा तो हमारा देश ऑटोमेटिकली खुशहाल होगा। यहाँ ना भ्रष्टाचार होगा, ना आतंक होगा, ना व्यभिचार होगा, ना शोषण होगा, ना बलात्कार होगा। हर समस्या का समाधान ये हमारा धर्म है। हमारा धर्म न हिंदू है, हमारा धर्म न मुस्लिम है, हमारा धर्म न सिख है, हमारा धर्म न ईसाई न बौद्ध है। हमारा धर्म जनता की सेवा है। बस इसी का मैं अपनी बारे में बुला देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ समर्थन दीजिएगा अगर आप सभी को सर का वक्तव्य अच्छा लगा हो तो। जोरदार तालियों